Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Zuhaib. I am your computer science teacher for grade 12. Students, आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस को और ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे. तो आइए इस टॉपिक को समझने के लिए स्लाइड्स पे चलते हैं. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेटाबेस और डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स एंड मॉडल्स को डिस्कस किया था. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे है. स्टूडेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली किसी भी डेटाबेस को स्टोर और मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी डेटाबेस को स्टोर एंड मैनिपुलेट करने के लिए जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम देते हैं. आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम यूज़ होता है उसे हम DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम देते हैं. स्टूडेंट, ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स ही होते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं जो कि डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं. अब डेटाबेस को मैनिपुलेट करने का मतलब है कि जो भी ऑपरेशंस डेटाबेस पर परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक टेबल को क्रिएट करना, न्यू रिकॉर्ड एंटर करना, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करना या और किसी भी टाइप के ऑपरेशंस जो कि डेटाबेस पर परफॉर्म किए जाते हैं वो डेटाबेस मैनिपुलेशन में आ जाते हैं. और यही काम करने के लिए हमारे पास जो मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है उसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम देते हैं. स्टूडेंट्स, ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये डेटाबेस के ओवरऑल स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करता है और जो डिफ़िकल्टीज़, जो ड्रॉबैक्स हमें ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में देखने के लिए मिले थे उन सब डिफ़िकल्टीज़ एंड ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया गया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू. स्टूडेंट, बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल हैं जिसमें आपकी बुक में MS एक्सेस का जिक्र किया गया है. हम MS एक्सेस के थ्रू ही डेटाबेस को बनाएंगे और इसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही हम डेटाबेस पर डिफरेंट मैनिपुलेशन यानी कि ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे. तो जैसा कि मैंने अभी इसकी डेफिनेशन आपके सामने बताई कि किसी भी डेटाबेस को स्टोर एंड मैनिपुलेट करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जो सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू किए जाते हैं. स्टूडेंट्स, डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलते हैं कि क्या रीजंस थी जिसकी वजह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ किया गया और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की जगह पे रिप्लेस किया गया. स्टूडेंट, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. ये 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपकी बुक में भी बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है शेयरबिलिटी, सेकंड है अवेलेबिलिटी, थर्ड है इवॉल्वेबिलिटी एंड फोर्थ है डेटाबेस इंटेग्रिटी. स्टूडेंट, ये वो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के यूज़ करने की वजह बनी. स्टूडेंट्स, अगर मैं शेयरबिलिटी की बात करूं तो बेसिकली शेयरबिलिटी का मतलब है कि जो डेटा एक लोकेशन पे पड़ा हुआ है, एक जगह पे पड़ा हुआ है, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड है या सेंट्रलाइज्ड नहीं है, ठीक है, तो जो डेटा एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मैंने डेटाबेस बनाई है और वो डेटाबेस जो है वो मेरे सिस्टम में मौजूद है, अब मैं उस डेटाबेस में मौजूद डेटा को डिफरेंट लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं, तो ये जो फैसिलिटी है मुझे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मिल जाएगी. तो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसकी डेफिनेशन में लिखा गया है कि डिफरेंट पीपल्स मस्ट बी एबल to use the same actual data virtually at the same time. virtually का मतलब है कि different locations पे बैठकर वो इसी डेटा को सेम टाइम पे
एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि डेटा का 24 घंटे अवेलेबल होना। जो भी डेटा जिस भी लोकेशन पे पड़ा हुआ है उस डेटा को 24/7 अवेलेबल बनाया जाता है यूजर्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि नादरा के सिस्टम में या किसी बैंकिंग सिस्टम में जो डेटाबेस बनाई गई है, आप घर बैठ के किसी भी टाइम अपने मोबाइल बैंक के अकाउंट में बैलेंस को चेक कर सकते हैं। वो डेटा आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। तो इसमें कहा गया है कि डेटा जो यूजर को डिलीवर किया जाता है वो रेडिली अवेलेबल होता है। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि एक तो डेटा को हम शेयर कर सकते हैं यूजर्स के साथ जो डिफरेंट लोकेशंस में मौजूद हैं, और दूसरा वही डेटा उन्हीं यूजर्स के लिए 24/7 अवेलेबल होता है। स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि ये डेटा किसी खास टाइम के लिए अवेलेबल हो। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो है इवॉल्व एबिलिटी। इवॉल्व एबिलिटी का मतलब है कि किसी भी सिस्टम को यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इनहैंस या उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी लाने की जो कैपेबिलिटी है उसको कहते हैं। स्टूडेंट, जो इवॉल्व एबिलिटी है इसमें बेसिकली यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी कोई न्यू टेक्नोलॉजीज ऐड की जा सकती हैं, कोई न्यू फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों ने शेयरबिलिटी को डिस्कस किया, सेकंड हम लोगों ने अवेलेबिलिटी को डिस्कस किया, और थर्ड हम लोगों ने इवॉल्व एबिलिटी को भरा। ये वो 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने के लिए इनको सामने रखते हैं कि भाई ये वो वजूहात हैं, ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। स्टूडेंट, फोर्थ ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस इंटेग्रिटी। स्टूडेंट, डेटाबेस इंटेग्रिटी को समझने से पहले हमें इंटेग्रिटी का पता होना चाहिए। इंटेग्रिटी का मतलब है एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। जो डेटाबेस में डेटा स्टोर है उसका एक्यूरेट होना और कंसिस्टेंट होना। अगर मैं डेटाबेस इंटेग्रिटी की बात करूं तो डेटाबेस इंटेग्रिटी का मतलब है कि डेटाबेस का एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होना। स्टूडेंट्स, जो भी डेटा हम दूसरे यूजर्स के साथ शेयर करते हैं, ऑब्वियसली बात है कि वो डेटा करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। और ये ऑब्जेक्टिव डेटाबेस इंटेग्रिटी, इसी वजह से ही हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप स्लाइड पे देखें, लिखा गया है कि सिंस डेटा इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स, एडिक्वेट इंटेग्रिटी कंट्रोल मेजर्स मस्ट बी मेंटेन। क्योंकि डेटा हमने डिफरेंट लोगों के साथ शेयर करना है, डिफरेंट यूजर्स के साथ शेयर करना है, तो हमें इसकी करेक्टनेस को, इसकी एक्यूरेसी को और इसकी कंसिस्टेंसी को लाजमी तौर पे मेंटेन रखना है। डीबीएमएस की डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने के बाद अब हम इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं। स्टूडेंट, डीबीएमएस के एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, मगर जो आपकी बुक में मेंशन्ड हैं हम उन्हीं एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, और एडवांटेजेस को डिस्कस करने के बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आप स्लाइड पे देखें तो आपको डीबीएमएस के कुछ एडवांटेजेस नज़र आ रहे होंगे। इसमें फर्स्ट एडवांटेज लिखा है डेटा इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट्स, डेटा इंडिपेंडेंस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में डेटा इंडिपेंडेंस का जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं कि डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, तो आपने इस चीज़ को इस तरह से समझना है कि डेटा को स्टोर कराने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट और मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है कि जब डेटा को चेंज करना होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें उस फॉर्मेट या मैकेनिज्म को भी चेंज करना पड़ता है, या अगर हमने फॉर्मेट या मैकेनिज्म को चेंज करना है तो हमें दोबारा से डेटा एंटर करना पड़ता है। अब डीबीएमएस में डेटा इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि फॉर्मेट के चेंज करने से हमें डेटा को चेंज नहीं करना पड़ेगा, या डेटा को चेंज करने से हमें फॉर्मेट को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसका फर्स्ट एडवांटेज है, डेटा इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट्स, अगर आप सेकंड
एडवांटेज देखें तो सेकंड एडवांटेज लिखा गया है कि इट सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप्स। स्टूडेंट, जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस में चूंकि टेबल्स मौजूद हैं, टेबल्स में आपको पता है रिकॉर्ड्स हैं, और रिकॉर्ड्स बेसिकली जब मिलते हैं तो हमारे पास एक फाइल बनती है। तो हमें एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशन भी बनाना पड़ता है। डेटा को एक टेबल से दूसरे टेबल में लेके आने के लिए हमें डिफरेंट टेबल्स का रिलेशन भी बनाना पड़ता है, और डीबीएमएस बेसिकली ये रिलेशनशिप्स बनाने में हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। थर्ड जो एडवांटेज है वो है डेटा सिक्योरिटी फीचर्स। स्टूडेंट, डेटा सिक्योरिटी फीचर्स भी डीबीएमएस में अवेलेबल हैं कि आपकी परमिशन के बगैर, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटा एडमिनिस्ट्रेटर या वो यूज़र जो कि डेटाबेस को यूज़ कर रहा है या जो डेटाबेस को ऑन करता है, उसकी परमिशन के बगैर इन तमाम पर्सन्स को हम कहते हैं ऑथराइज्ड यूज़र्स। तो ऑथराइज्ड यूज़र की परमिशन के बगैर कोई भी दूसरा पर्सन डेटाबेस को इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि अनऑथराइज्ड पर्सन डेटाबेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन के बाद ही डेटाबेस की एक्सेस यूजर्स को दी जाती है। स्टूडेंट, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है बैकअप एंड रिकवरी। स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी फीचर है ये और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। इसको हम फीचर भी कह सकते हैं, इसको हम एडवांटेज भी कह सकते हैं कि जो डेटाबेस हमने बनाई है उस डेटाबेस का बैकअप बनाना। स्टूडेंट, डेटा जब भी स्टोर किया जाता है डेटाबेसेस में तो ये खतरा होता है, ये थ्रेट होता है कि डेटा को कोई चुरा ना ले, डेटा को कोई डैमेज ना कर दे, डेटा किसी वजह से लॉस ना हो जाए। तो इन सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए डेटा को एक सेपरेट जगह पे एज ए सेपरेट फाइल, जिसे हम कॉपीड फाइल कहते हैं, स्टोर किया जाता है, जिसे हम बैकअप का नाम देते हैं। अगर डेटा किसी वजह से लॉस्ट हो जाता है तो हम उस बैकअप से डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट, लास्ट जो एडवांटेज लिखा गया है वो है एडवांस कैपेबिलिटीज। एडवांस कैपेबिलिटीज का मतलब है कि डीबीएमएस को हम वक्त के साथ, डिफरेंट टाइम के साथ हम इसमें न्यू टेक्नोलॉजीज ऐड कर सकते हैं, न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये वो तमाम एडवांटेजेस थे जो कि डीबीएमएस के आपकी बुक में बताए गए हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। डेटा इंडिपेंडेंस का फीचर है, डेटा इंडिपेंडेंस का एडवांटेज है। स्टूडेंट, डेटा जो हमने टेबल्स में स्टोर कराया है उन टेबल्स में जो रिलेशनशिप्स बनते हैं उनको सपोर्ट करता है डीबीएमएस। फिर सिक्योरिटी के फीचर्स मौजूद हैं, फिर बैकअप एंड रिकवरी का फीचर है, फिर डिफरेंट एडवांस कैपेबिलिटीज़ के फीचर्स हैं। तो ये वो तमाम फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम यूज़ तो करते हैं, इसके एडवांटेजेस तो हैं मगर इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि जब भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ किया जाता है ना स्टूडेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, हमें एडिशनल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे डेटाबेस को कंट्रोल एंड मैनेज करता है। स्टूडेंट, जब हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर या एडिशनल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है तो हमें उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को चलाने के लिए यूज़र्स को ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं यूज़र्स उसके अबाउट कुछ नहीं जानते। तो हमें उन यूज़र्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। स्टूडेंट, लास्ट जो डिसएडवांटेज आपकी बुक में बताया गया है वो ये है कि जब भी हम डेटाबेस को स्टोर कराने के लिए डेटाबेस इन्वायरमेंट सेलेक्ट करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं, और अगर गलती से हमने कोई रॉन्ग स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लिया है तो हमारा सारे का सारा डेटा जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर नहीं होगा। तो ये इसके चंद डिसएडवांटेजेस थे जिसमें मैंने आपको बताया कि हमें एडिशनल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। एडिशनल सिस्टम के साथ साथ हमें
जो यूजर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और अगर हमने गलत इन्वायरमेंट, रॉन्ग इन्वायरमेंट चूज कर लिया डेटा को स्टोर कराने के लिए डेटाबेस में, तो हमारा डेटा जो है वो प्रॉपरली उस इन्वायरमेंट में स्टोर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, हमने 3 तरह के मॉडल्स पढ़े थे, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। अब मैं डेटा रिलेशनल मॉडल में स्टोर कराना चाह रहा हूं और मैंने गलती से कोई और इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर लिया, मैंने कोई और मॉडल सेलेक्ट कर लिया, तो ऑब्वियसली बात है मेरा डेटा जो है वो उस तरह से फीचर्स को सपोर्ट नहीं करेगा जिस तरह से मैं करेक्ट इन्वायरमेंट में डेटा को स्टोर कराने के लिए उस डेटाबेस में डेटा को स्टोर कराऊंगा। स्टूडेंट, ये थे डिसएडवांटेजेस। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कोशिश कीजिएगा कि इस टॉपिक को किताब से लाजमी तौर पे गो थ्रू करें ताकि आपको मज़ीद कोई भी डिफ़िकल्टी है वो दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया। आइंदा के लिए अपना ख्याल रखिएगा।